हेलो बच्चों, हम लोग अपना 11th क्लास का लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। और उसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्लांट किंगडम यानी कि वनस्पति जगत। तो वनस्पति जगत में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है ये हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। वनस्पति जगत में हमें पढ़ना है एल्गी यानी कि शैवाल के बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में, टेरिडोफाइटा के बारे में, जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी पौधों के बारे में, और एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी पौधों के बारे में। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है विस्तार से। इनके लक्षण पढ़ने हैं, इनका हैबिटेट यानी कि वासस्थान पढ़ना है, और हमें देखना है कि इनके क्या क्या लक्षण हैं। और दूसरी बात, हमें ये किस किस स्टेज में कैसे कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं और कैसे ये इनका क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, और उसके साथ साथ इनके हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यानी कि क्या क्या महत्व है इनका, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और इसके साथ साथ हम इनके वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। क्लासिफिकेशन में इनके क्लास में कितने क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 विच नेम इज़ प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में हम लोगों को क्या क्या देखना है। प्लांट किंगडम में हम लोग अपना सबसे पहले हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्लांट किंगडम यानी कि प्लांट किंगडम होता क्या है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने जो पास्ट चैप्टर था यानी कि जो चैप्टर बीत चुका है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पांच जगत के बारे में पढ़ा था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, वनस्पति और जंतु जगत के बारे में पढ़ा था। तो वनस्पति जगत में हम लोग ने ये पढ़ा था कि वनस्पति जगत में जितनी भी वनस्पतियां हैं यानी कि जितने भी प्रकार के प्लांट हैं वो इस किंगडम में रखे गए हैं, इस जगत में रखे गए हैं। और वो जो किंगडम है वो किंगडम कितने पार्ट में डिवाइड है, तो वो जो किंगडम है प्लांट किंगडम वो है हमारा 5 भागों में डिवाइड है। नंबर 1 इज़ एल्गी जिसको कहते हैं शैवाल। नंबर 2 इज़ ब्रायोफाइट जिसको कहते हैं ब्रायोफाइटा ही कहते हैं। नंबर 3 है टेरिडोफाइटा एंड नंबर 4 है अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म एंड नंबर 5 है आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द एल्गी, आवर फर्स्ट किंगडम। तो हम देखते हैं क्या होता है एल्गी। तो एल्गी में हम लोगों ने पढ़ना है कि एल्गी क्या होती है। तो एल्गी जो होती है शैवाल, पहली बात तो ये पानी में पाई जाती है। जितनी भी एल्गी हैं वो सब पानी या नमी वाले स्थानों पे पाई जाती हैं, जिसको आप नॉर्मल भाषा में काई कह सकते हैं। काई अगर आप लोगों ने देखी है तो हम लोग उसको देखते हैं तो वो नॉर्मल जो काई होती है वो ग्रीन कलर की होती है, और वो ग्रीन कलर की इसलिए होती है बिकॉज उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। सभी जितनी भी एल्गियाँ हैं यानी कि जितने भी शैवाल हैं वो क्लोरोफिल युक्त यानी कि क्लोरोफिलस होते हैं। फिर दूसरी चीज़ है सरल यानी कि सिंपल होते हैं। फिर संवहन उत्तक रहित यानी कि इसमें वैस्कुलर बंडल जो होते हैं यानी कि जो संवहन उत्तक होता है, जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम, ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं उसमें। रहित का मतलब उससे दूर, मतलब वो चीज़ें उसमें नहीं पाई जा रही हैं, नॉन वैस्कुलर होते हैं। फिर है स्वपोषी, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं प्लांट है तो वो ऑटोट्रॉफिक ही होगा बिकॉज वो अपना जो भोजन है या वो अपना जो फूड है वो अपने भोजन वो स्वयं बना सकता है। फिर इसमें बात करते हैं थैलोफाइट, जो लिखा हुआ है कि शैवाल क्लोरोफिलस सिंपल नॉन वैस्कुलर ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट होते हैं। थैलोफाइट का मतलब ये होता है कि जो हमारा थैलस है, जो हमारा प्लांट है वो जड़, तना, पत्ती में नहीं विभाजित है, यानी कि जो पूरा वो हमारा प्लांट है जो वो बिल्कुल थैलानुमा है। थैलसनुमा उसमें जड़, तना, पत्ती जो है उसका वास्तविक विभेदीकरण यानी कि वो अगर देखा जाए डिफ्रेंशिएशन अगर उसमें देखा जाए तो उसमें हमें वो, जैसे आप मान लीजिए काई को नोचते हैं तो जैसे आपको पूरा एक गुच्छे जैसा मिलता है तो वैसा ही आपको मिलेगा। और इसमें आपको जड़, तना, पत्ती अगर आप चाहो कि मिल जाए तो वो आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये इतनी बात होती है शैवाल की। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की, व्हाट इज़ द एल्गोलॉजी एंड व्हाट इज़ द फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी एंड एल्गोलॉजी इज़ द सेम। एल्गोलॉजी इज़ आल्सो नोन एज फाइकोलॉजी, मतलब शैवाल का जो अध्ययन किया जाता है, या सीधी सी बात द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एल्गी, यानी कि ब्रांच ऑफ साइंस की या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। वी स्टडी अबाउट एल्गी, वी नोन एज एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी। इसको हम क्या बोलेंगे, एल्गोलॉजी बोलेंगे या फाइकोलॉजी बोलेंगे।
तो एल्गोलॉजी हो गई, फाइकोलॉजी हो गई, व्हाट इज़ द एल्गी, ये सबको समझ में आ गया। अब हम अपने कैरेक्टर पर जाते हैं, मतलब कि व्हाट इज़ द एल्गी का कैरेक्टर क्या है, उसके क्या क्या लक्षण है, उसके विशिष्ट लक्षण की जो बात हम करते हैं तो वो क्या क्या हैं, तो आइए देखते हैं। तो जो एल्गी है उसमें सबसे पहला लक्षण जो है वो हम लोग देख रहे हैं, वो है शैवालों में जनन अंग यानी कि जननांग, सेक्स ऑर्गन तथा एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि इसके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। यद्यपि कुछ भूरे शैवालों में ये बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि जो ब्राउन एल्गी होती है, कुछ एल्गी होती हैं आप लोग को बता दें, कुछ साइनोफाइसियन एल्गी होती हैं जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, कुछ क्लोरोफिलस एल्गी होती हैं जो कि ओनली ग्रीन होती हैं, कुछ रोडोफाइसी एल्गी होती हैं जो कि रेड कलर की होती हैं, और कुछ ब्राउन एल्गी होती हैं जिसको फाइकोइरिथ्रीन एल्गी होती हैं। फाइकोइरिथ्रीन पिगमेंट के कारण वो एल्गी ब्राउन होती है। तो इन सब पिगमेंट के कारण उनका कलर जो होता है वो अलग अलग होता है। रोडोफाइसी में रेड कलर का पिगमेंट पाया जाएगा, फाइकोसाइनिन या फाइकोइरिथ्रीन जो पाया जाएगा अगर, तो वो हो जाएगी आपकी ब्राउन एल्गी। क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जा रहा है। और अभी बताया साइनोफाइसी, तो साइनोफाइसी जो होती है वो साइनोफाइसी में ये होता है, उसमें ब्लू और ग्रीन दोनों कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इस तरह की एल्गी होती हैं। तो यही हमने पढ़ा अभी फर्स्ट जो इसका फीचर है। तो फर्स्ट फीचर में हमने ये पढ़ा कि जितने भी एल्गी हैं उनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल जो भी ऑर्गन है उसका सेक्स ऑर्गन वो क्या होगा, यूनिसेलुलर होगा। बट इन ब्राउन एल्गी, जो ब्राउन एल्गी होगी उसमें क्या होंगे, ये इनके जो सेक्स ऑर्गन होंगे ये कैसे हो जाएंगे, मल्टी सेलुलर हो जाएंगे। और उसके बाद लिखा हुआ है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन होंगे वो सभी कोशिकाओं में जनन का कार्य करेंगे, यानी कि जितनी भी कोशिकाएं पाई जाएंगी उन सब में ये रिप्रोडक्शन का वर्क करेंगे। तो ये हुआ बात हमारी फर्स्ट साइलेंट फीचर की या फर्स्ट लक्षण की। अब हम सेकेंड लक्षण की बात करते हैं जो कि लिखा हुआ है जननांग बंध कोशिकाओं की बनी चोलक से ढके नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा हिंदी हो गई, तो इसके लिए हम देखते हैं जननांग यानी कि सेक्स ऑर्गन जो होंगी उनकी जैकेट लेयर स्टेराइल होगी, यानी कि इनमें जो जैकेट लेयर है, जैकेट मतलब बाहरी आवरण जो है वो नहीं पाया जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा है जननांग बाह्य कोशिकाओं से बनी चोलक, जो कि ब्रैकेट में आप देख रहे हो लिखा है जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल से ढके नहीं होते हैं, यानी कि स्टेराइल सेल जो जैकेट होगी उनके बाहर का जो एक आवरण होगा जननांग के आप बाहर, वो इसमें नहीं पाए जाएंगे। यानी कि सेक्स ऑर्गन जो होंगे वो क्या होंगे, फुल्ली फ्री होंगे, यानी कि उसमें कोई भी जैकेट लेयर या कोई भी बाहरी आवरण नहीं पाया जाएगा। फिर अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की। और नेक्स्ट फीचर क्या है हमारा, नेक्स्ट फीचर जो है वो ये है कि शैवालों में लैंगिक प्रजनन के बाद भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, यानी कि जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, यानी कि एक मेल और एक फीमेल व्हेन रिप्रोड्यूस देन इट मेक जायगोट बट इट इज़ नॉट फॉर्म इम्ब्रियो। ये जायगोट तो बनाएंगे लेकिन क्या है, इम्ब्रियो नहीं बनाएंगे, ये भ्रूण का निर्माण नहीं करेंगे। जायगोट यानी युग्मनज बना लेंगे लेकिन ये भ्रूण का निर्माण नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट है शैवाल का शरीर थैलस सदृश यानी कि थैलॉइड होता है, और जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा शैवाल में, एल्गी में यही पढ़ा हमने कि एल्गी इज अ थैलोफाइट, ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट विच इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट एंड लीफ, यानी कि ये रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होती हैं। और इनका जो फिगर होगा यानी इनका जो स्ट्रक्चर होगा, संरचना जो इनकी होगी वो कैसी होगी, वो होगी इनकी थैलॉइड यानी कि थैलस के नुमा होगी। फिर इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये तो अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, शैवाल क्लोरोफिलस होते हैं। नेक्स्ट है शैवाल का जो थैलस होता है वो ट्रू टिश्यू से भिन्न होता है, यानी कि जो ट्रू टिश्यू होंगे यानी कि जो कोशिका होगी, कोशिका के जितने भी अंग होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब से क्या होगा, भिन्न होगा, यानी कि ये सब चीज़ें उनमें फुल्ली डेवलप्ड नहीं हुई रहेंगी, क्योंकि पादप जगत का ये सबसे पहला पादप समूह है। तो इस समूह में जो भी चीज़ें पाई जाएंगी वो बिल्कुल रेयर पाई जाएंगी और इसमें कोई भी चीज़ें इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हुई रहेंगी। और ये पूरी तरह से किस में पाए जाएंगे, ये पूरी तरह से मैराइन होंगे। मैराइन का मतलब ये होता है पानी में पाए जाने वाले होंगे, यानी कि हाइड्रोफाइट्स होंगे, पूरी तरह से ये पानी में पाए जाएंगे। अभी हम लोग जब इसकी हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसमें क्लियर कर लेंगे कि कौन सी एल्गी किस वाटर में या किस पानी में पाई जाती है। तो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं जिसमें हम लोग कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। तो थैलस जो इसका होगा वो क्या होगा,
ट्रू टिश्यू से डिफर होगा, यानी कि ट्रू टिश्यू इसमें नहीं पाए जाएंगे। फिर है जनन इंद्रियां, यानी कि सेक्स ऑर्गन जो होंगे वो क्या होंगे, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर ही होंगे। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, जनन अंग अलग बात है और जनन इंद्रियां अलग बात है। जनन इंद्रियां और जननांग एक ही चीज़ें हैं, लेकिन जो होंगी वो ज़्यादातर क्या पाई जाएंगी, वो पूरी तरह से यूनिसेलुलर ही पाई जाएंगी। फिर गैमेटोफाइट यानी कि युग्मक कोषभिद की बात करते हैं। तो युग्मक कोषभिद जो होता है, यानी कि गैमेटोफाइट जो होता है, युग्मक कोषभिद का मतलब युग्मक जब बन जाएंगे, अभी जो बात मैंने बताई जायगोट बन जाएंगे। तो जायगोट का बनना तथा बीजाणुभिद यानी कि स्पोर, युग्मक से जो हमारा बीजाणु स्पोर बन रहे हैं। सीधी सी बात आप जानिए कि जैसे मान लीजिए मेल प्लांट है और फीमेल प्लांट है, तो मेल एक गैमेट हो गया और एक फीमेल गैमेट हो गया। इन दोनों के फ्यूज़न से जो बनेगा वो गैमेटोफाइट बनेगा। जो हमारा मतलब रिप्रोड्यूस होने के बाद जो हमारा जायगोट बनेगा वो गैमेटोफाइट होगा। लेकिन बीजाणुभिद स्पोर से अगर बन रहा है, यानी कि मेल स्पोर और फीमेल स्पोर अगर है, अभी आप स्पोर और गैमेटोफाइट में स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट में डिफरेंस अभी आप जिम्नोस्पर्म में क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, उसमें आप क्लियर कर लेंगे। तो गैमेटोफाइट और जो स्पोरोफाइट होगी उसकी जो पीढ़ी होगी वो स्वतंत्र होगी, यानी कि पूरी तरह से फ्री होगी और एक दूसरे पर डिपेंड बिल्कुल नहीं होगी। यानी कि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट की जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी, यानी जो जनरेशन है, पीढ़ी का जो एकांतरण है, मतलब गैमीट से एम्ब्रियो का जो वो गैमीट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो के बाद हमारा बनेगा ये स्पोर, यानी स्पोर से जो स्पोरोफाइट बनेंगे हमारे, इनसे गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का जो लाइनिंग होगी, जो अल्टरनेशन होगी, वो पूरी तरह से फ्रीली होगी। और फ्रीली होने के साथ साथ कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक दूसरे पर डिपेंड हो सकता हो गैमेटोफाइट जो होगा, यानी ये जो युग्मक हो गए हमारे, वो युग्मक क्या हों, हमारे पूरी तरह से युग्मक ही बनाए। यानी युग्मक कोषभिद जो होगा, गैमेटोफाइट जो होगा प्लांट हमारा, जो गैमीट देगा, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो देगा वो अलग हो, और स्पोरोफाइट यानी कि मेल स्पोर और फीमेल स्पोर जो दें वो अलग हो। तो ये हमने देखा गैमेटोफाइट से जो स्पोरोफाइट बनने की जो पीढ़ी होगी वो क्या होगी, पूरी तरह से फ्रीली होगी एंड डज नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, यानी कि ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती हैं। फिर है लाइफ साइकिल के बारे में। तो लाइफ साइकिल के बारे में लिखा हुआ है, लाइफ साइकिल में गैमेटोफिटिक अवस्था प्रमुख होती है, यानी कि इसमें गैमीट ही बनते हैं, यानी कि मेल गैमीट अलग होगा, मेल गैमीट से मेल ऑर्गन, और मेल गैमीट से मेल और फीमेल गैमीट से फीमेल गैमीट निकलेंगे, दोनों का फ्यूज़न होगा और फ्यूज़न के बाद हमें क्या मिलेगा, गैमेटोफाइट मिलेगा। अब वो गैमेटोफाइट क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा, फिर यही जो जनरेशन होगी वो चलती रहेगी। तो ये हमारा गैमेटोफिटिक जनरेशन ही मेन इसमें पाई जाएगी, स्पोरोफिटिक जनरेशन नहीं पाई जाएगी। गैमेटोफिटिक से स्पोरोफिटिक जो जनरेशन होगी वो हमारी जिम्नोस्पर्म में देखी जाती है, और मॉडिफाई जो सिचुएशन होती है ये हमारा एंजियोस्पर्म यानी कि आवृतबीजी पौधों में देखी जाती है। फिर नेक्स्ट है पीढ़ी एकांतरण, जिसकी बात अभी हमने थोड़ी देर पहले की। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आइसोमॉर्फिक होते हैं, समरूपी, मतलब एक ही जैसे होंगे। अगर मेल और फीमेल गैमीट से जो मेल हमें जो गैमीट मिल रहा है वो अगर मेल है तो वो अपने पेरेंट सेल की तरह होगा, फीमेल अगर हमें गैमीट मिल रहा है तो वो भी पेरेंट की तरह ही होगा, मतलब यही इसमें बताया गया है समरूपी में। फिर नेक्स्ट है अधिकांश शैवाल जलीय होते हैं, यानी कि जो शैवाल हैं वो वाटर हैबिटेट उनका होगा, यानी कि हाइड्रोफाइट होंगे। अलवणीय मतलब जो लवण वाले पानी नहीं है, जैसे कि समुद्र के अलावा आप नदी ले लो, नदी में भी शैवाल पाए जाएंगे, तालाब में भी पाए जाएंगे। इन सब का पानी खारा नहीं होता है, इन सब का पानी मैराइन नहीं होता है। लेकिन समुद्री जल में अगर बात करें तो समुद्री जल का पानी जो होता है वो मैराइन होता है। उसमें मतलब पानी जो होगा वो क्या होगा, सॉल्टी वाटर होगा, जिसको आप कहते हो मैराइन वाटर। वो वाटर जो होगा वो सॉल्टी होगा, तो सॉल्टी वाटर में भी पाया जाएगा और नॉन सॉल्टी वाटर यानी कि मैराइन, सब मैराइन दोनों वाटर में ये पाए जाएंगे। फिर है शैवाल आत्मपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण वो फोटोसिंथेसिस की
प्रोसेस करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के कारण दे डेवलप देयर फूड, देयर ओन फूड, यानी कि वो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कुछ शैवाल परजीवी होते हैं, यानी कि जो शैवाल हैं एल्गी हैं वो क्या होंगे, पैरासाइट होते हैं, यानी कि दूसरों पर आधारित होते हैं, दूसरों के ऊपर अपनी ग्रो करते हैं। तो उसमें हम जैसे क्या ले लें, सिफेल्यूरोस। सिफेल्यूरोस एक है हमारा एल्गी जो कि चाय, कहवा, इन सब की पत्तियों पर पाया जाता है। मैग्नोलिया एक है, तो मैग्नोलिया भी एक प्लांट है, तो मैग्नोलिया के प्लांट पर भी ये पाया जाता है। और लाल कीट यानी कि रेड रस्ट जो रोग है वो काज करता है। अभी हम लोग इसके लास्ट चैप्टर में जो हम लोग ने लास्ट चैप्टर पढ़ लिया है उसमें हम लोग ने वायरॉइड्स और प्रियॉन्स पढ़े थे। तो वायरॉइड्स में हमने यही पढ़ा था कि इट इज़ टोटली प्लांट डिजीज़, यानी कि ये प्लांट पर ही डिजीज़ काज करते हैं, वो चाहे फंजाई हो, चाहे वो एल्गी हो, या चाहे वो पैथोजन हो। तो ये जो पैथोजन होंगे, मतलब ये जो शैवाल होंगे, ये क्या करते हैं, सिफेलोल्यूरोस जो प्लांट होगा उस पर मतलब सिफेलोल्यूरोस नाम का एक जो एल्गी है वो पैरासाइट है, और वो मेन किस पर काज करेगा, चाय, कहवा और मैग्नोलिया की पत्तियों पर काज करेगा। और इन पत्तियों पर काज करने यानी इन पत्तियों पर रहने के कारण पत्तियों में क्या हो जाएगा, लाल कीट रोग हो जाएगा। जैसे कि पत्तियों में आपने देखे होंगे छेद हो जाते हैं, तो ये जो छेद होंगे वो क्या हो जाएंगे, रेड कलर के हो जाएंगे। इसीलिए बोला गया लाल कीट, कीट से मतलब बना है कीड़े से, तो लाल कीट रोग जैसे कि कीड़े खा लेने के बाद जो पत्तियां हो जाती हैं रेड कलर, लेकिन इसका कलर क्या हो जाएगा, पत्तियों का रेड हो जाएगा। तो रेड रस्ट डिजीज काज करता है मैग्नोलिया, चाय और कहवा की पत्तियों पर। कौन सा एल्गी, सिफेल्यूरोस। फिर नोट में एक चीज़ लिखी हुई है, फादर ऑफ एल्गी, जो कि आप लोग जानते हैं। फादर ऑफ एल्गी है फ्रिश, एंड इंडिया फादर ऑफ एल्गोलॉजी यानी कि एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी वो है MOP आयंगर। और एल्गी शब्द जो है वो फाइकोलॉजी शब्द, जो एल्गी शब्द है वो फाइकोलॉजी से लिया गया है, एंड फाइकोलॉजी इज द ग्रीक वर्ड एंड एल्गी इज द लैटिन वर्ड। सो लेट्स सी, हम लोगों ने पढ़ लिया है शैवाल और उसके फीचर्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हैबिटेट्स यानी कि उनके वासस्थान के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं क्या होता है इनका वासस्थान। सो लेट स्टार्ट अवर हैबिटेट, यानी कि जो शैवाल है उसका हैबिटेट यानी कि वासस्थान। पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है वासस्थान। वासस्थान जो होता है वो ऐसा स्थान होता है जहाँ पर कोई भी प्राणी, कोई भी ऑर्गेनिज्म लिव करता है, रहता है। तो ऐसा स्थान जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहेगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, तो वो उसका बन जाएगा हैबिटेट यानी कि वासस्थान। तो वासस्थान जो एल्गी का है वो बहुत सारे हैं, तो हम लोग देखते हैं। कुछ एल्गी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी नदी है, नदी जो है हमारा ये फ्रेश वाटर में आता है। तो जो हम लोग फ्रेश वाटर में देखते हैं एल्गी कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो फ्रेश वाटर में हमारी पाई जाती है एक तो पहली सबसे है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गी है। आप लोग हायर क्लासेस में जब जाओगे तो वॉलवॉक्स इज अ साइनोफाइसियन एल्गी यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी है। और वॉलवॉक्स बहुत ही मतलब ये जो वॉलवॉक्स है ये कभी भी अलोन नहीं रहती, कभी भी अकेली नहीं रहती है। वॉलवॉक्स हमेशा कॉलोनी में रहती है। तो एक है हमारी वॉलवॉक्स, दूसरी है हमारी क्लोरेला, तीसरी है कारा। कारा तो टोटली प्लांट की ही तरह रहती है, बिल्कुल प्लांट जैसे प्लांट होते हैं उसकी तरह रहती है। स्पाइरोगायरा जो हम लोग ने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। तो यूलोथ्रिक्स इज आल्सो एल्गी एंड स्पाइरोगायरा इज आल्सो, बट स्पाइरोगायरा इज फाउंड इन फ्रेश वाटर एल्गी एंड डायटॉम्स। डायटॉम्स है, रिवोलेरिया है, वॉलवॉक्स है, क्लोरेला है, कारा है। ये सब एल्गी जो पाई जा रही हैं ये कहाँ पाई जा रही हैं, ये पाई जा रही हैं फ्रेश वाटर में। अब हम अपने नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारी एल्गी है यानी कि समुद्री जल में जो पाई जा रही हैं, यानी कि मैराइन वाटर में जो पाई जा रही है, लवणीय जल में जो पाई जा रही हैं, वो एल्गी है सार्गेसम, लेमिनेरिया, ग्रेसिलेरिया। और ग्रेसिलेरिया इज अ एल्गी विच इज़ नोन एज सी वीड। वीड मतलब होता है दाने, जैसे कि सी वीड। ग्रेसिलेरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा इडेबल एल्गी, इडेबल मतलब होती है खाई जाने वाली एल्गी। तो ऐसी एल्गी है जिसको खाया जाता है एल्गी को। और ये एल्गी जो है वो जितने भी हाइड्रोफाइट्स हैं, जितने भी एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक एनिमल जितने भी हैं, यानी कि जितने भी पानी में जलीय पौधों, जलीय में जो रहते हैं जंतु, वो सब के द्वारा वीड, उन सब के द्वारा इडिबल खाई जाने वाली एल्गी है ये। इडिबल मीन्स खाई जाने वाली। तो ग्रेसिलेरिया इज नोन एज आल्सो सीवीड एंड इट इज फाउंड इन मैराइन वाटर और
सी वाटर या समुद्री जल में पाई जाने वाली एल्गी है, सार्गेसम, लैमिनेरिया और ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। ये 4-5 एल्गी हैं जो मैराइन वाटर में पाई जाती हैं। फिर है गर्म जल के झरनों में, यानी कि कुछ जो गर्म जल होते हैं, गर्म जल में भी पाई जाने वाली एल्गी हैं। और गर्म जल में जो पाई जाने वाली एल्गी है वो है ऑसिलेटोरिया, जो कि 70 डिग्री टू 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रहती हैं। फिर है सिनकॉकस एलिगेटस, सिनकॉकस एलिगेटस है, ये भी है, और ये आपकी रहती है 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस तक। फिर है अधिपादप, अधिपादप मतलब इपीफाइट, पादपों के जो ऊपर रहती हैं, अधि मतलब अधिक, पादप के मतलब ऊपर, पादप के ऊपर जो एल्गी पाई जाती हैं, यानी पौधों के ऊपर जो पाई जाती हैं एल्गी, उसमें है उडोगोनियम का नाम, उडोगोनियम है। फिर है प्रोटोडर्मा, इपीजोइक है, इपीजोइक जो एक लग गया तो इसका मतलब जंतु से है, तो जंतु के कुछ शरीर पर भी पाई जाती है, जैसे कि आगे लिखा हुआ है इसमें कि ये शैवाल कछुओं के पीठ पर उगता है, यानी कि टॉर्टॉइस की जो बैक है उस पर ये ग्रो करती हैं, और इनका नाम क्या है, प्रोटोडर्मा। फिर है डर्मा से मतलब होता है त्वचा से, और तो कछुए की जो पीठ है वो एक प्रकार की त्वचा ही है, तो त्वचा पर अगर ग्रो कर रही है तो उसका नाम क्या है, प्रोटोडर्मा। फिर है क्लैडोफोरा, इट इज़ आल्सो इपीजोइक, ये भी इपीजोइक है, और ये कहाँ पाई जाएगी, क्लैडोफोरा, ये घोंघे के ऊपर पाई जाएगी, जो घोंघा होता है उसके ऊपर पाई जाने वाली एल्गी है क्लैडोफोरा। और कछुओं के पीठ पर, यानी कि बैक ऑफ टॉर्टोइज या टर्टल, उसकी पेट पर जो इपीजोइक एल्गी पाई जाएगी उसका क्या नाम है, प्रोटोडर्मा। फिर नेक्स्ट है हाइड्रा के भीतर इंडोजोइक, इपी मतलब बाहर, इंडो मतलब अंदर, तो इंडोजोइक यानी कि ऐसे जानवर जिनके अंदर पाई जा रही हैं अगर एल्गी, तो वो है हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा जंतु है, वो उसके भीतर में जो एल्गी पाई जा रही है उसका क्या नाम है, उसका नाम है जू क्लोरेला। तो जू क्लोरेला इज एन एल्गी विच इज़ फाउंड इन द हाइड्रा, यानी कि हाइड्रा के अंदर पाई जाएगी। एंड प्रोटोडर्मा इज एंड क्लैडोफोरा इज एन इपीजोइक एल्गी विच इज़ फाउंड ऑन बैक ऑफ टॉर्टोइज एंड आउट ऑफ एंड द स्नेल, घोंघे को स्नेल कहते हैं, एंड इट इज़ फाउंड इन स्नेल एंड टॉर्टोइज रिस्पेक्टिवली। देन नेक्स्ट है ऑसिलेटोरिया एंड साइमेंसीलिया। ऑसिलेटोरिया जो है वो गर्म जल के झरने में भी पाई जाती है, और मनुष्य और जंतुओं के आंत में भी पाई जाती है। मनुष्य के आंत में इस तरह से पाई जाती है क्योंकि कुछ एल्गी, अभी जब हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कुछ एल्गी जो हैं वो इडिबल एल्गी हैं, यानी कि खाने योग्य एल्गी हैं। तो जो एल्गी खाई जाती हैं उनके द्वारा, जैसे जो एल्गी जंतुओं में, जैसे जो एल्गी खाई गई, ये एल्गी जो है ये हमारे शरीर में गई, और ये एल्गी कहाँ हमारे शरीर के अंदर से गई, तो ये हमारे इंटेस्टाइन में, आदमी आंत में पहुँच गई। तो इस तरह से जो एल्गी जंतु भी खा सकते हैं कुछ एल्गी, और कुछ एल्गी मनुष्य भी खा सकते हैं। तो ये एक इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी आपका है कि ऑसिलेटोरिया एंड साइमेंसीलिया इज एन एडिबल एल्गी एंड विच इज़ फाउंड इन ह्यूमन एंड जोइक इंटेस्टाइन, यानी कि ह्यूमन और एनिमल की इंटेस्टाइन में पाई जाती है। फिर है नॉस्टॉक, एंथ्रोसिरॉस। जो नॉस्टॉक है वो तो एल्गी है, बट एंथ्रोसिरॉस इज अ ब्रायोफाइट। एंथ्रोसिरॉस के अंदर कुछ एल्गी पाई जाती है। नॉस्टॉक जो एल्गी है वो एंथ्रोसिरॉस के अंदर पाई जाती है। फिर है एनाबिना एजोला, ये टेरिडोफाइट्स के अंदर पाई जाती हैं, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके नाइट्रेट बनाती हैं, और नाइट्रेट से देन फिर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। क्लैडोफोरा एल्गी जो है वो एफिडेरिया फ्लोरिटेरिस जो स्पंज एक है उसमें सहजीवी के रूप में मिलता है। सहजीवी का मतलब ये होता है साथ में जीवन यापन करना, यानी कि जब तक एडिलेफोरिया फ्लूटेरिस एल्गी जब तक के एफिडेरिया फ्लोरिटेलिस स्पंज जब तक कि वो जिंदा है, लाइव है, तब तक कि ये उसके साथ सहजीवी के रूप में, यानी कि सिम्बायोसिस के रूप में ये एल्गी क्लैडोफोरा उसके ऊपर ग्रो करेगी। फिर है ट्राइकोस्टेडियम एरिथ्रियम,
ये एल्गी जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसको साइनोफाइसीन एल्गी कहते हैं, बट इट इज़ फ्लोट ऑन रेड सागर, यानी कि लाल सागर के ऊपर तैरती है। और लाल सागर के ऊपर तैरती है इसीलिए ये इसको क्या लाल सागर कहा जाता है, और इसी कारण जो लाल सागर का कलर है वो लाल है। हम लोग बहुत से पिक्चर में या किसी भी सीनरी वगैरह में देखते हैं कि जो पानी है वो रेड है, जो पानी है वो ग्रीन है, जो पानी है वो ब्राउन है, तो वो एक्चुअल में पानी का कलर नहीं होता है, वो एक्चुअल में जो कलर होता है वो किसका होता है, शैवाल का कलर होता है। शैवाल का जो पिगमेंट होता है उसके कलर होता है। जैसे कि अभी हम लोग ने नीले हरे शैवाल की बात की, तो नीला हरा शैवाल जो है तो उसका जो पानी होगा वो ब्लू और ग्रीन एल्गी का के कारण ब्लू और ग्रीन एल्गी पाई जाएगी उसके अंदर, तो इसलिए उस पानी का कलर ब्लू या ग्रीन होगा। रेड सी की बात हो रही है इसमें, तो रेड सी का कलर रेड इसीलिए है बिकॉज इसमें फाइकोएरिथ्रिन नामक पिगमेंट पाया जा रहा है। और इसमें कौन सी एल्गी पाई जा रही है, रेड एल्गी रोडोफाइसी के मेंबर पाए जा रहे हैं। तो रोडोफाइसी के मेंबर पाए जाने के कारण या रोडोफाइसी एल्गी पाए जाने के कारण इसका कलर क्या है, रेड है, और इस कारण से इसको क्या बोलेंगे हम, रेड सी या लाल सागर बोलेंगे। तो ये हमने पढ़ लिया है इसके हैबिटेट के बारे में और हमने पढ़ा एल्गी के बारे में। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा है वो रेड एल्गी के बारे में पढ़ा है और हैबिटेट के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पर पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज मैंने कुछ न्यू स्टाइल से वीडियो बनाया है। सो थैंक यू।